आज हम अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की एक परिभाषा गढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर एक सर्वमान्य परिभाषा की तरफ जाएं तो प्रकृति में जितने भी संसाधन उपस्थित हैं, चाहे वो मृदा संसाधन हो, चाहे वन संपदा हो, चाहे खनिज संसाधन हो, जल संसाधन, जितने भी संसाधन उपस्थित हैं, उन संसाधनों से मूल्यवान उत्पाद में उसको परिवर्तित करना। जैसे आप लौह खनिज है, उससे हम कार बनाते हैं या मोटरसाइकिल का निर्माण कर रहे हैं। कृषिगत उत्पाद हैं, गेहूं है, उससे हमने बिस्किट का निर्माण किया, या जितने भी अन्य पदार्थ हैं, वनों की लकड़ियों का इस्तेमाल करके फर्नीचर आदि बनाया। तो इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके मूल्यवान उत्पादों में उसको परिवर्तित करना और उसका पूरे समाज में वितरण करना, इन सब बातों का जो अध्ययन करता है उसे ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये एक सर्वमान्य परिभाषा है। अगर आप एक और सरल परिभाषा की तरफ जाएं तो आप इतना भी कह सकते हैं कि उपलब्ध संसाधनों का समाज में वितरण, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। अब इसके प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो अर्थशास्त्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लेकिन अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होता चला जा रहा है वर्तमान परिदृश्य में। तो इसकी एक और शाखा नवीन जो अर्थमिति के रूप में प्रस्तुत हुई है, उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो मुख्यतः व्यष्टि और समष्टि दो प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं, जो आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, 10वीं में और 12वीं में भी आपने पढ़ा होगा व्यष्टि और समष्टि के बारे में। अंग्रेजी में इसको व्यष्टि को माइक्रो और समष्टि को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो अगर आप समझिए कि जैसे देश है, हमारा भारत देश है, तो भारत देश में कई फैक्ट्रियां हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्पादन हो रहा है, राष्ट्र की एक अर्थव्यवस्था है जिसमें सबका योगदान है। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी उत्पादक इकाइयां हैं, चाहे वो कृषि उत्पादन इकाई हो, चाहे विनिर्माण हो, चाहे सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ हों, सभी का योगदान दिखाई देता है। तो एक कुल मिलाकर के राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अगर इसका अध्ययन कोई शाखा करती है तो वो समष्टि होती है। कहने का मतलब कि अगर पूरे जंगल का अध्ययन किया जाता है तो वो समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर उस जंगल की एक इकाई का अध्ययन किया जाए, जैसे एक छोटे से क्षेत्र का अध्ययन करना या एक पेड़ का और उसके आसपास की जैविक इकाइयों का अध्ययन करना, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो जैसे राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि के अंतर्गत, और एक फैक्ट्री और एक इकाई के उत्पादन का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जाता है। वही यहाँ पर बात लिखी गई है कि एकल इकाई की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना या कोई भी एकल इकाई हो, कोई भी, मैंने आपको बताया ही, चाहे एक फैक्ट्री हो, चाहे आप अपने घर का ही अध्ययन कर रहे हो कि आपके घर में कितनी आय होती है, कितना कहाँ खर्च होता है, उत्पादन आपके घर में क्या होता है, उसका भी अध्ययन आप कर लीजिए, तो वो भी एक व्यष्टि शाखा के अंतर्गत ही आएगा। तो अगर आर्थिक विश्लेषण का देखें तो आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। जैसे मैंने कहा कि एक परिवार से कई परिवार मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं, तो एक परिवार से ऊपरी स्तर की ओर जाते हुए पूरे समाज का अध्ययन करना, तो ये व्यष्टि का दृष्टिकोण होता है। अभी हमने समष्टि के बारे में चर्चा कर ही ली कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन करती है शाखा, वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। और इसका जो दृष्टिकोण होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, मतलब पूरे समाज का अध्ययन करते हुए नीचे आते आते एक परिवार, एक इकाई का अध्ययन करना, ये इसका दृष्टिकोण होता है।
अभी जो नई शाखा इसमें आई है अर्थमिति, इकोनोमेट्रिक्स, तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र आप देखिए वर्तमान समय में व्यापक होता चला गया है। पहले अगर आप देखिए अतीत में चले जाइए तो उत्पादन एक ग्रामीण इकाई तक सीमित था, ग्राम आत्मनिर्भर होते थे, सभी चीज़ें एक ही गांव में उपलब्ध होती थी, इतना ज़्यादा श्रम का विशेषीकरण नहीं था, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आज आप देखिए कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तो है, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था हो गई है। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया एक विश्वग्राम के रूप में परिवर्तित होती चली जा रही है। अब हर चीज़ वैश्विक उत्पादन के दृष्टिकोण से देखी जा रही है। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से व्यापार कैसा है, तो इस तरीके के बहुत सारे आंकड़े, राष्ट्रीय वृद्धि दर, राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि दर और कितना जीडीपी में परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, कई अवधारणाएं देखने को मिलती हैं। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होने के चलते आर्थिक विश्लेषण में जो स्टैटिक्स का यूज हो रहा है, सांख्यिकी का यूज हो रहा है और जो गणितीय विधियों का उपयोग होता है, ये सभी आर्थिक आंकड़ों का प्रयोग करके ये क्या करता है, विकास के मॉडल तैयार करता है कि कैसा विकास का मॉडल होना चाहिए आपके राष्ट्र का, उन सब चीज़ों को ये तैयार करता है। और इतना ही नहीं, साथ में ये भी देखता है कि अगर उस मॉडल का प्रयोग आप अपने राष्ट्र पर करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा, उसके निष्कर्षों को पहले से ही आपको बता देता है, ताकि अगर आपको कुछ और निष्कर्ष प्राप्त करने हो तो अपने मॉडलों में आप फेरबदल कर लीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें अर्थमिति देखता है। अब आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो मुख्य रूप से हम अर्थव्यवस्था ही पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की एक शाखा के रूप में हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो आप समझिए कि अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। जब भी प्रयोग किया जाता है तो इसको किसी भी क्षेत्र के संदर्भ के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था या अमेरिकी अर्थव्यवस्था, तब ये शब्द पूर्ण होगा। या आप किसी राज्य की भी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं या किसी छोटे से क्षेत्र की भी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो कहने का मतलब आप इसके साथ एक क्षेत्र का नाम या एक देश, राज्य, किसी का नाम आपको जोड़ना पड़ेगा, तब ये शब्द पूर्ण होगा। तो अर्थव्यवस्था की अगर हम परिभाषा देखें तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक क्रियाशील रूप है। ये व्यवहार प्रदर्शित करता है कि अर्थशास्त्र व्यवहारिक रूप में किस तरीके से प्रदर्शित होता है, यह उसको दिखाता है। तो अगर हम देखें कि अर्थव्यवस्था किससे डील करता है, तो वो उत्पादन क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में या आपके राष्ट्र में, उसका वितरण कैसे हो रहा है, और खपत, इन तीन चीज़ों से को देखता है। तो इन सब की एक व्यवस्था है। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखते हैं। तो अभी आपने छोटी कक्षाओं 10वीं और 12वीं में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों के बारे में पढ़ा होगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। लेकिन मुख्य रूप से इसके 5 क्षेत्रक माने जाते हैं। इसमें चतुर्थक और पंचम क्षेत्रक भी जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं, ये मुख्यतः किसी भी देश के अंदर कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, किन क्षेत्रों से जुड़ी वो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, उन्हीं के आधार पर क्षेत्रकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आप देखिए किसी क्षेत्र में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। कोई खेती कर रहा होता है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, कोई मोटर गाड़ी चला रहा है, परिवहन से जुड़ा हुआ है या संचार से जुड़ा हुआ है, या कोई और सेवा प्रदान कर रहा है, शिक्षक है, डॉक्टर है, वकील है, या अन्य सेवाएं जो हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो ये मुख्यतः गतिविधियां होती हैं। तो इन्हीं गतिविधियों में व्यक्ति नियोजित होकर के आय अर्जित करता है, यह उसकी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों से सीधे अंतःक्रिया करने से संबंधित होता है। जैसे हम देखते हैं कि कृषि से होने वाला जो उत्पादन है सीधे प्राकृतिक संसाधनों से अंतःक्रिया कर रहे हैं, है ना। जल का प्रयोग, मृदा का प्रयोग है, ये सारी चीज़ें। तो
कृषि, वानिकी, वनों से संबंधित, वानिकी, पशुपालन में सभी तरीके के पशुपालन, मत्स्य पालन वगैरह सब कुछ आ जाता है ना। तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, इसके साथ साथ खनन, खनिज पदार्थों का जो निष्कर्षण करते हैं हम भूमि से, चट्टानों से, वो खनन भी है ना। तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। दूसरा जो क्षेत्रक है वो है द्वितीयक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रकों के जो उत्पाद निकलते हैं, जैसे कृषि से हमको गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, ये जितनी भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, या खनन से जो हम निष्कर्षण कर रहे हैं, अयस्कों का निष्कर्षण कर रहे हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लोहे के अयस्क निकल रहे हैं, या बॉक्साइट, एल्युमिनियम का अयस्क निकल रहा है, या कॉपर ग्लास निकल रहा है, तांबे का अयस्क। तो इन अयस्कों का इस्तेमाल करके हम विनिर्माण कार्यों को करते हैं। तो दूसरा क्षेत्रक मुख्यतः विनिर्माण से जुड़ा होता है, जिसमें फैक्ट्रियों में हम कच्चे माल के रूप में प्राथमिक क्षेत्रक से तैयार उत्पादों का इस्तेमाल करके उसको प्रोसेस करके एक प्रक्रिया के द्वारा उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। तो कुल मिलाकर के विनिर्माण क्षेत्रक से जुड़ा जो जितना भी क्षेत्रक होता है, जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ होती विनिर्माण से जुड़ी, वो सब द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद तृतीयक क्षेत्रक है। तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों को एक प्रकार से सहयोग प्रदान करता है। और आप देखिए कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक किसी के सहयोग पर टिके होते हैं, जैसे परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना। आपको कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, विनिर्मित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसके लिए आपको परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। दूर संचार हो गया, है ना। इसके अलावा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, है ना, और जो बीमा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, है ना। इसके अलावा अन्य जो सेवा क्षेत्रक से जुड़े हैं, जैसे मानव संसाधन निर्माण में जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना, ये सब जो सेवा क्षेत्रक में, दर्जी तक, है ना, सारी जो लोग सेवा क्षेत्रक जो सेवा आपको प्रदान कर रहे हैं, उसके बदले में वो आपसे कुछ मूल्य लेते हैं, तो वो तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। अब चतुर्थक क्षेत्रक की बात करें तो ये क्षेत्रक ज्ञान आधारित है, नॉलेज आधारित क्षेत्रक है, जैसे आविष्कार और खोज से संबंधित है, नॉलेज से रिलेटेड ये क्षेत्रक है। तो इसमें आविष्कार और जितने भी खोज वगैरह हो रहे हैं उससे जुड़ा जो क्षेत्रक है, जैसे वैज्ञानिक वगैरह, अनुसंधानकर्ता वगैरह जितने भी हैं, वो सब इस क्षेत्रक से जुड़े माने जाते हैं। तो ये नॉलेज से रिलेटेड है। ये नॉलेज इकोनॉमी, आप देखिए कि कई देश ऐसे होते हैं जहाँ का पूरा अर्थव्यवस्था ज्ञान आधारित होता है, नॉलेज इकोनॉमी पर टिका होता है। जैसे आप देखिए भारत में भी जो सॉफ्टवेयर निर्माता बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो नॉलेज इकोनॉमी की तरीके से काम आती हैं, है ना। और पांचवा क्षेत्रक है पंचम क्षेत्रक। इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े पदों पर नियुक्त जो अधिकारी होते हैं, जैसे किसी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको CEO कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो जो निर्णय लेते हैं कंपनी के उच्च स्तर पर, जो निर्णय होते हैं कि कहाँ निवेश करना है और किस प्रकार के नियम कानून तय करने हैं, या किस प्रकार की गतिविधियाँ, या किस प्रकार के अपना वर्क कल्चर कैसा बनाना है, तो ये सारी चीज़ें इसके निर्णय करता है, या जो बड़े बड़े नीति निर्माता होते हैं वो सब पंचम क्षेत्रक से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। तो ये मुख्य अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी आर्थिक प्रणालियाँ प्रचलित हैं हमारे विश्व में। हमारे विश्व में कौन कौन सी आर्थिक प्रणालियाँ प्रचलित हैं। तो आर्थिक प्रणालियाँ क्या होती हैं? आर्थिक प्रणालियाँ ये होती हैं कि जैसे मुख्यतः दो प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ होती हैं। एक बाजार प्रणाली होती है जिसको बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, और दूसरा गैर बाजार आर्थिक प्रणाली होती है। तो बाजार प्रणाली को पूंजीवादी प्रणाली भी कहा जाता है, और गैर बाजार के अंतर्गत समाजवादी और साम्यवादी प्रणालियाँ आती हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
वैसे आर्थिक प्रणालियाँ होती क्या हैं, तो लोगों के जीवन के लिए जो आधारभूत चीज़ें हैं, जैसे अगर हमको जीवन जीना है तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, है ना, या अन्य जो स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, शिक्षा चाहिए, साफ सफाई, पोषण, पेयजल, है ना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जो आधारभूत चीज़ें हैं वो हमको कैसे उपलब्ध होती हैं या कौन उपलब्ध कराता है, आर्थिक प्रणालियाँ उससे संबंधित होती हैं। जैसे अर्थशास्त्र की जो सबसे मूल चुनौती यही है कि वो कैसे लोगों की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसकी कैसे वो पूर्ति करें। तो इसको पूर्ति करने की जो चुनौती है उसके दो आयाम हैं। पहली चीज़ तो कैसे इन आधारभूत चीज़ों का सृजन किया जाए, जो जितनी भी चीज़ें हैं उनका सृजन किया जाए, और उनका कैसे वितरण किया जाए, या कौन सृजन करता होगा, जितने भी संसाधन हैं उनसे कौन सृजन करेगा और कौन वितरण करेगा। तो ये सब, इन सब चीज़ों से आर्थिक प्रणाली डील करती है। तो पहली प्रणाली है बाजार प्रणाली। बाजार प्रणाली का जो उद्भव है, जिसको आप कह लीजिए कि एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, उनकी एक किताब थी, पूरा नाम तो नहीं लिखा मैंने, द वेल्थ ऑफ नेशन, उसका लास्ट का छोटा सा नाम है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन उनकी जो किताब है, उसी किताब से इस बाजार प्रणाली का उद्भव माना जाता है। इसके अंतर्गत समाज को जिन वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है उसको कोई उत्पादन करता या फर्म उत्पादन माध्यम से उपलब्ध कराती है। जैसे इसमें क्या होता है कि जो भी संसाधन होते हैं या जो भी उत्पादन होता है वो निजी निवेशकों के ऊपर टिका होता है। इसमें निजी उत्पादनकर्ता होते हैं, स्वामित्व भी, इसमें जितने भी संसाधन होते हैं देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं उस पर निजी स्वामित्व होता है, और वही निजी जो उत्पादन करता है वही उत्पादों का सृजन करते हैं, वही वितरण करते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें एक बाज़ार होता है, और वो बाज़ार निर्धारित करता है कि क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उस उत्पाद का मूल्य क्या होगा, है ना, वितरण कैसे होगा, सब कुछ बाज़ार नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको एक बाज़ार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो इस प्रणाली में जो उत्पादन निजी व्यक्ति करते हैं या निजी उत्पादनकर्ता करते हैं, उस उत्पादन के पीछे उनका एक निजी स्वार्थ होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करेंगे। तो उनके पास एक निजी स्वार्थ होता है, उसी निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर के वो उत्पादन करते हैं। तो एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार प्रणाली में एक अदृश्य हाथ काम करता है जो निजी उत्पादकों को, उनका जो निजी उत्पादकों का स्वार्थ होता है, जिस स्वार्थ से वो उत्पादन करते हैं, उस स्वार्थ के पीछे का कारण यही अदृश्य हाथ होता है। वो जो स्वार्थ होता है उसके पीछे का कारण यही अदृश्य हाथ होता है, इसीलिए वो उत्पादन करते हैं। तो इस प्रणाली को चलाने के लिए किसी भी प्रकार के सरकार की आवश्यकता नहीं होती। सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे तो ये प्रणाली अच्छे ढंग से चलती है। तो सरकार, एडम स्मिथ ने कहा, लेसेस फेयर, मतलब कि अहस्तक्षेप की नीति, मतलब सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सब कुछ बाजार पर छोड़ देना चाहिए और बाजार के हिसाब से सारी चीज़ें चलनी चाहिए। अब स्मिथ के इन विचारों ने दो प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया, एक पूंजीवादी और दूसरा मुक्त बाजार। हालांकि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको दोनों को संचालित होने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की ही ज़रूरत पड़ती है। मुक्त बाजार एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत बाजार में किसी भी प्रकार के उत्पाद की आवाजाही बिना किसी नियमों के, नियम तो वैसे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता है आवाजाही। जैसे पहले क्या होता था कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से जो उत्पाद आते थे उन पर आयात शुल्क या कई तरीके के प्रतिरोध लगा देता था, आयात प्रतिबंध लगा देता था, जिससे दूसरे देशों के उत्पाद इस देश में ना आने पाए। ऐसा हर देश करता था। लेकिन जब से मुक्त बाजार प्रणाली
अस्तित्व में आई है। वो कहती है कि आप नियमों में ढील दीजिए, किसी भी प्रकार का जैसे कोटा लगा दिया जाता था कि इतने ही माल आप बेच सकते हैं, तो किसी प्रकार का कोटा, किसी भी प्रकार का व्यापार अवरोधक या आयात शुल्क, इन सब चीज़ों को न लगाया जाए। तो मुक्त बाजार संपदा के विनिमय पर आधारित होता है ना। और जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी जो आर्थिक व्यवस्था है, उसका ध्यान संपत्ति के और जो उत्पादनकारी परिसंपत्तियां होती हैं, संपत्ति तो है ही, उसके साथ जो उत्पादनकारी परिसंपत्तियां हैं, उत्पादनकारी परिसंपत्तियां क्या हैं? जो उत्पादन कार्यों में सहायता करती हैं, है ना, तो उनके स्वामित्व पर इसका होता है। तो अगर आप पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को देखें तो विश्व में पहली बार अमेरिका ने इसका प्रयोग किया था। जब अमेरिका आज़ाद हुआ 1776 के आसपास, तो उसने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया था और लगभग डेढ़ सदी तक, 150 वर्षों तक इसने ऊंची वृद्धि दर हासिल की। लेकिन 1929 में इसने महान मंदी देखी, तो महान मंदी का सामना करना पड़ा 1929 में। तो ये बातें उठने लगी कि क्या ये प्रणाली अब प्रासंगिक रह गई है, और उस समय ये उस मंदी के दौर से उबर नहीं पा रही थी। तो उस समय एक अर्थशास्त्री आए जिनका नाम था जॉन मेनियार्ड कीन्स, जिनको समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि गैर बाजार प्रणाली के कुछ गुणों को अपना लेने से आप महान मंदी के इस दौर से बाहर आ जाएंगे। तो जब उसको अपनाया गया तो उस दौर से बाहर निकले। तो अब आप देखिए तो कोई भी प्रणाली पूर्णतः बाजार प्रणाली नहीं रह गई है। अब सब मिश्रित अर्थव्यवस्था, अभी हमने बात की कि 2 प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं, 2 प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ होती हैं, बाजार प्रणाली और गैर बाजार प्रणाली, जिसमें हमने कहा कि बाजार प्रणाली तो है ही और गैर बाजार में समाजवादी और साम्यवादी। इसके अलावा एक और आर्थिक प्रणाली अस्तित्व में आई है जिसको सबसे पहले फ्रांस ने अपनाया था, और वो थी मिश्रित प्रणाली। भारत ने भी मिश्रित प्रणाली अपनाई है। तो अब आप देखिए दुनिया के अधिकांश जो देश हैं वो मिश्रित प्रणाली की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे चीन हो, जो कि शुरू में साम्यवादी थे। आपने चीन पढ़ा होगा 10वीं में, रूस की साम्यवादी क्रांति, जिसमें लेनिन वहाँ पर साम्यवादी शासन स्थापित करते हैं। चीन भी साम्यवादी प्रणाली के अंतर्गत काम कर रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपने बाजार को खोला और जो बाजार प्रणाली के गुण हैं, मुक्त बाजार, इन सब चीज़ों को अपनाया। अब वो भी लगभग मिश्रित प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें हैं। तो अब हम गैर बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो ये मुख्यतः कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। गैर बाजार अर्थव्यवस्था के 2 रूप हैं, एक समाजवादी सोशलिज्म और दूसरा साम्यवादी। तो समाजवाद का ही चरम रूप साम्यवाद है। तो जो समाजवादी मॉडल है उसमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन राज्य में उपस्थित हैं उन सभी प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। कहने का मतलब सरकार का स्वामित्व होता है। वो पूरे समाज के संसाधन होते हैं। इसमें निजी स्वामित्व नहीं होता, किसी भी प्रकार के निजी उत्पादनकर्ता नहीं होते, पूरा समाज उत्पादनकर्ता होता है। क्योंकि जितने भी संपत्ति के साधन होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, उस पर पूरा समाज का अधिकार होता है। और साम्यवादी में श्रम पर भी सरकार का अधिकार होता है। सरकार नियंत्रित करती है श्रम को, सरकार जैसा कहती है वैसा श्रम करना पड़ता है, वही सारी चीज़ों को नियंत्रित करती है। तो कुल मिलाकर के ये पूरी राज्य आधारित अर्थव्यवस्था होती है, राज्य आधारित आर्थिक प्रणाली होती है। राज्य ही सब कुछ नियंत्रित करती है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे वितरण करना है, किन उत्पाद का मूल्य क्या होगा, सब कुछ राज्य ही निर्धारित करती है। तो मैंने बताया ही कि रूस और चीन जो हैं साम्यवादी प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसकी भी अपनी समस्याएं थी। और अब जो है दोनों ने
साम्यवादी मॉडल को कमांड अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो अब दोनों ने बाजार प्रणाली के तत्वों को अपने अर्थव्यवस्था में समावेशित कर लिया है। तो अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गई हैं। तो आइए मिश्रित अर्थव्यवस्था देखते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें बाजार प्रणाली और गैर बाजार प्रणाली दोनों के गुण होते हैं। और ये इसमें आप देखेंगे तो निजी उत्पादनकर्ता भी होंगे, निजी उत्पादनकर्ता भी, बाजार भी उपस्थित होता है और इसमें राज्य का भी हस्तक्षेप होता है। जो चीज़ें बाजार उपलब्ध नहीं करा पाता, निजी उत्पादनकर्ता उपलब्ध नहीं करा पाता, उसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है और उसको सरकार उपलब्ध कराती है। तो इसमें लोक कल्याण के कार्यों को भी सरकार देखती है, अन्य चीज़ों को भी सरकार देखती है। तो जहाँ पर दोनों बाजार और गैर बाजार प्रणाली दोनों के तत्व मौजूद होते हैं, ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे कल हम पढ़ेंगे वितरण प्रणालियाँ, और वितरण प्रणाली में देखेंगे कि बाजार कैसे वितरण करता है, राज्य सरकारों का क्या योगदान आता है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली पर हाल के वर्षों में जो विचार विमर्श हो रहे हैं, जैसे वाशिंगटन सहमति में क्या 10 जो बातें कही गई वाशिंगटन सहमति में कि मिश्रित प्रणाली में क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे सुधार हो या बातें, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।